नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि आज हम आपकी मुलाकात इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व से कराने जा रहे हैं जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से तो बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और कौन नहीं होगा। प्रशंसा की अनेक वजहें हैं, अनेक कारण हैं और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति का कृतित्व होता है, उसका कार्य होता है जिसकी वजह से हम उनकी प्रशंसा और उनके बारे में आदर का, सम्मान का एक गहरा भाव रखते हैं। लेकिन सत्यनारायण सत्तन जी, जो कि न सिर्फ एक अप्रतिम काव्य आराधक, साधक और देश, क्या कहूँ मैं, देश की सीमा के परे वैश्विक हिंदी के फलक पर मैं उनको एक अद्भुत कवि के तौर पर देखता हूँ और उससे भी आगे मैं उनको देखता हूँ मूल्यपरक सार्वजनिक जीवन शैली और मूल्यपरक राजनीति के हिमायती। वो उस मालवा से आते हैं जो बहुत ही अद्भुत संस्कृति का ध्वजवाहक है, जहाँ आपसी संबंध, आपसी रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ हमारा इंदौर, अपना इंदौर, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। करीब 2-2.5 साल पहले मैंने इंदौर में एक मंच पर जब उनको देखा था और रुपए पर उनकी अद्भुत कविता सुनी थी तो मेरी आंखों में आंसू थे और हृदय उनके मेरे हाथ उनके पैरों की तरफ जुड़े हुए थे कि सत्तन सर, हम आपको भूल नहीं सकते, हम आपको प्रणाम करते हैं और आप मेरे जैसे, जो युवा पीढ़ी का तो नहीं है लेकिन अभी 50 ही पार कर चुका है, ऐसे व्यक्ति के मन में भी आप बहुत गहराई से समाये हुए हैं। मैं थोड़ा भावुक ज़रूर हो गया। प्रणाम करता हूं सत्यनारायण सत्तन जी। जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि सत्यनारायण सत्तन इंदौर में, मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं, ये वो समय है जब आज़ादी के बाद एक भारत आकार ले रहा है। पिताजी भी आपके सिंगर हैं और वो भी परंपरा से कुछ गाते भी हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं। और तब का इंदौर जिसमें ढेर सारी मिलें हैं, जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख व्यावसायिक शहर अभी भी है। कैसे याद करते हैं उस समय जब अपनी जीवन यात्रा जो बहुत अभाव में अटकी लेकिन टूटी फूटी नहीं? जी। उस इंदौर में परस्पर एक दूसरे के प्रति सौहार्द और सद्भाव की भावना थी, कंधे से कंधा जी। मिला करके चलने का भाव था। और जिस समय की बात हम कर रहे हैं, जब वो उस इंदौर को मैंने देखा है जहाँ पर कंडील जलते थे और आकर के वाह। भिश्ती अपने हाथों से उसमें चिमनी में तेल भर करके प्रज्वलित करके और ले चला जाता था। देश जब आज़ाद जी। हुआ तो उसके लड्डू खाने का सौभाग्य भी मुझे विद्यालय में बैठ करके मिला। मैंने उस इंदौर को देखा है जहाँ पर हिंदू मुसलमान परस्पर एक दूसरे के साथ मिल करके बड़े बड़े आयोजन में रहते। मैंने उस इंदौर को देखा है जिसमें वाह। रंग पंचमी के मंच को सजाते हुए हिंदू और मुसलमान काम करते थे। मैंने उस इंदौर को देखा है जहाँ पर सड़क पर होने वाली राम कथा में मुसलमान लोग भी अपने उपस्थिति में अपनी कोठियों पर मंच बना करके और विद्वानों को विराजित करने में सहयोग किया करते थे। वो इंदौर था जो वहाँ पर जी। सद्भावना जी। थी, जी। शांति था, सौष्ठव था, मानुष्यता थी। वाह वाह, बहुत सुंदर आपने उस इंदौर का खाका खींच दिया। उस दौर हाँ, और में आज का जब इंदौर भी देख रहा हूँ मैं। हाँ, आज के इंदौर में कितना परिवर्तन देखते हैं? कुछ इंदौरियत बची है या व्यावसायिकता ने उस इंदौर से मोहब्बत, आपसी भाईचारा, प्रेम, सहयोग काफ़ी हद तक छीन लिया है? काफी हद तक तो नहीं छीना है, लेकिन लोग हम्म। बंटे हैं, जातियों में बंटे हैं, हम्म। राजनीतिक रूप जी। से बंटे हैं। तो इस बटाव जी। के कारण संगठन तो अपने स्थान पर है, लेकिन वो अपने अपने वर्ग की उन्नति को लेकर के सक्रियता दिखाते हैं। लेकिन जब जी। मानवता जी। का जी। प्रश्न होता है, जब कोई राष्ट्रीय आपदा आती है या कोई मानवता के ऊपर आया हुआ संकट है, आपातकाल में लोगों ने एक दूसरे की मदद करके अपने आप को एक इंसानियत का स्तंभ खड़ा करने का काम किया। ये इंदौर की वास्तविकता है। अहिल्या के इस नगरी में जो सद्भाव का बीज बड़ा हुआ है वो अपने आप में अभिनव है। कटुता तो समाज में उसी तरीके से होती है जैसे नदियों में नाले मिला करते हैं।
तो जी हाँ, कटुता जी का हाँ, भाव हाँ, भी जी, समाज में व्याप्त तो है। ये आदमी संचारी भाव से और अन्यान्य भावों से कभी वंचित नहीं हो पाता, लेकिन उसके इन भावों में कभी सौहार्द भी आता है तो कभी रौद्र स्वरूप भी आ जाता है। इंदौर में वो सारी जी की हाँ। सारी स्थिति है। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। आपने उस जनसंघ को भी देखा है जो 1980 के पहले, 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी हुआ, पहले जनसंघ हुआ। कैलाश जोशी जी का एक इंटरव्यू मैंने किया था, तो वो कहते थे कि कांग्रेस और जनसंघ के प्रत्याशी चुनाव में मिल जाते थे और हम एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते थे, और कई बार तो आर्थिक संसाधनों के अभाव में मंच एक ही बनता था और उसी मंच से पहले कांग्रेस की या जनसंघ की बाद में सभाएं होती थी। तो वो स्वरूप जनसंघ का कैसा था? इंदौर बहुत बड़ा गढ़ रहा है जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का, आसपास का पूरा रीजन मालवा का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो आज की नई पीढ़ी को आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, जरा हमको उस युग में भी ले जाइए जो बहुत आरंभिक काल था भारतीय जनता पार्टी का, जो जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। जनसंघ के नाम से जाना जाने वाला जो पीरियड था, उसमें मेरी उम्र जी, 13 साल की थी। वाह जी। 1952 में मैं 13 साल की उम्र का किशोर तो नहीं कह सकता, बालक ही था। और तब से बालक ही मैंने थे जी। भारतीय जनसंघ के दीपक को अपनाना प्रारंभ किया, उसकी चिट्ठियाँ जी लिखना शुरू करी, नगर वोटर स्लिप चालू करी और गांव में जाकर अपने मोहल्ले में जाकर के उसे तकसीम किया। अब झंडे बनाए, झंडे जनसंघ के पास कोई पैसा नहीं था, कोई पूंजी नहीं थी। हम घर घर जाते, चावल मांग करके लाते, फटी पुरानी धोतियां मांग करके लाते। हमारे नेता उत्सव चंद पोरवाल उन धोतियों को देखते, सफ़ेद चाहे जनानी हो मर्दानी हो, उसको अपने तरीके से जमा करके काटते और उसे काट करके गेरू में डुबोते। गेरू में डुबोने के बाद में उसे उस घरों से मांग करके लाए हुए चावल की माडी में उसे डुबा करके उस पर प्रेस करते। प्रेस करने के बाद अपने हाथ से उस पर दीपक बनाते और उस पर जनसंघ लिखते और एक झंडा तैयार हो जाता। इस तरीके से वाह मांगी वाह हुई वाह। साड़ियों के माध्यम से हम लोगों ने अपने आप को जिया है। हमारे नेता भी ऐसे थे कि अगर मांगे हुए वस्त्रों से 33 झंडे हम तैयार कर पाए तो उसे 33 स्थानों पर लगाना है। तो कौन से 33 स्थान होंगे वो हमें चयन करना है। वो चयन तो हमारे नेता ही कर लेते थे, लेकिन जब उन 33 स्थानों पर हम झंडे लगाते थे तो उन झंडों को लगाने के बाद हमारे जो संरक्षक थे वो उन्हें देखने जाते थे कि कार्यकर्ता ने कार्य पूर्ण रूपेण से किया है या अथवा वाह नहीं। और वाह। उस सौहार्द को लेकर के हम चलते चले गए। आज हमारी स्थिति यह है कि हम देश में शासन करने की स्थिति में आ गए। थोड़े आपके कवि कर्म की तरफ भी मैं लौटता हूँ। आज ऐसे ऐसे कवि हैं सत्तन जी जो ऐसी ऐसी गाड़ियों में चलते हैं जिनकी कीमत 3-3 करोड़ रुपए है, और उनका एक काव्य सम्मेलन में भाग लेने का पारिश्रमिक, मैं इनकम टैक्स को अलर्ट नहीं कर रहा हूँ, भाग लेने का पारिश्रमिक ही 70-75 लाख या 1 करोड़ तक जाता है। और वो रुकते भी हैं तो किसी फिल्म सितारे की तरह रुकते हैं। मेरी बड़ी उत्सुकता है कि आपका वो स्वर्णिम दौर, क्योंकि कविता का स्वर्णिम दौर तो आपका था, गोपाल दास, नीरज, काका हाथरसी, माणिक वर्मा, इन लोगों के साथ जब आप मंच पर शोभायमान होते होंगे तो मुझे लगता होगा कि इंद्र की सभा भी फीकी पड़ती होगी। मुझे बताइए कि आपको अपनी पहले भव्य कवि सम्मेलन का चेक कितने का मिला था? 1958 में जब मैंने पहली बार काव्य पाठ किया था तो 5 रुपए मिले थे। वाह जी 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 5 रुपए मिले जी थे। फिर उसके बाद जब जी हाँ कार्यक्रम आरंभ हुआ तो 11 रुपए मिलने लगे, फिर 21 रुपए मिलने लगे। आना जाना सब उसी में ही करना। और खाने दाने के लिए तो वो जो आप जहाँ पर जा रहे हैं वो व्यवस्था करते ही थे, ठहरने की व्यवस्था भी करते थे। जैसे ग्रामीण जी अंचल में हम चले जाते तो किसी होटले पर वो हमारे दरी बिछा देते, कद्दू और ज्वार की रोटी खिला देते और हम काव्य पाठ करते। तो 1962 में 61-62 में जब चाइना अटैक हुआ तब हमने घर घर जा गांव गांव जा जा करके कविताएं पढ़ी। इंदौर नगर के हर
चौराहे पर खड़े होकर के हमने काव्य पाठ किया, जनता से पैसा लिया और उस पैसे को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में भी जमा किया। हमारी जो भावनाएं थी वो इस युग तक आते हुए गए। हमने देखा कि कवियों की फैकल्टियां हो गई, कवियों के डेरे हो गए, कवियों के विभाजन हो गए, अपने अपने टीम बना करके उन लोगों के माध्यम से अपने अपने कार्यक्रम तय करने लगे और उन कार्यक्रमों में तय करके कुछ ऐसे प्रभावी कवि हुए जिनका जिक्र आपने राशि के माध्यम से किया, जो अपने अपमान को पी करके भी जीना चाहते हैं। ऐसे कवि भी मैंने देखे और ऐसे कवि भी देखे जिन्होंने अपने सम्मान को ठुकरा दिया केवल अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। जी जी जी। उस दौरान के सत्तन साहब कवि सम्मेलन की जो आपने 1958 से शेयर किया, आज तक आप कर रहे हैं और ईश्वर करे आपकी ये काव्य साधना आपकी तेजस्वी ओजस्वी वाणी में अनवरत जारी रहे। कोई ऐसी घटना आपको याद आती हो जिसने सत्यनारायण सत्तन को भी बहुत भावुक कर दिया, उनकी आंखें भी सजल कर दी या अश्रुधारा बहने लगी? ऐसा कोई कवि सम्मेलन और वो जो काव्य के अद्भुत पताका फहराने वाले कवि थे, उनसे जुड़ी कोई स्मृति आपके मन में हो तो हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। एक दुर्घटना तो वो मेरे साथ वहाँ पर घटी बांसवाड़ा में। जी हिंदी साहित्य के कवि मंच का एक ओजस्वी कवि था, हास्य रस का कवि था प्रहलाद नवीन। जी जी वो जी मंच जी पर मेरे पास बैठा था, मेरे बगल में एक दूसरा कवि बैठा था, उसके पास में वो बैठा था और उसके पास में मैं बैठा था, बीच में वो था। उस कवि का नाम लिया, कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ। प्रहलाद नवीन से ही जी शुरू हुआ वो कवि सम्मेलन, और कवि प्रहलाद नवीन से शुरू होने वाला बांसवाड़े का वो कवि सम्मेलन प्रहलाद नवीन पर ही खत्म हो गया। ओ हो वाह वाह। हुआ क्या कि उस आदमी, जी मैंने उसको साथ, आज उसका बेटा मंच पर काव्य पाठ करता है, लेकिन वो प्रहलाद नवीन को जब काव्य पाठ के लिए पुकारा गया और वो मंच पर खड़ा हुआ तो उसने अपने काव्य पाठ के माध्यम से एक ऐसा वातावरण पैदा किया, ऐसा वातावरण पैदा किया कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण गुंजित हो गया, गुंजायमान हो गया। हर एक श्रोता के मुंह पर वाह 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 की ध्वनि हुई। और उसी समय वो जब अपना काव्य पाठ करके वापस आकर के बैठा तो मुझसे बोला, बेटा दादा आप तम्बाकू खाओगे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा अभी। तो उसने जी तम्बाकू खाई, जी अपने मुंह में रखी और थोड़ी देर बाद वो मुझ पर गिरा। जी मैंने उसको कहा जी बैठ, सीधा बैठ, तो वो दूसरी तरफ लटक गया, उधर जानी बैरागी बैठा हुआ था तो उस पर गिर पड़ा है। और जब ओहो उसने उसको हटाने की कोशिश करी तो वो सीधा होकर के गिर पड़ा है। मंच पर ही ओहो उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उस कवि को ओ जीवन में इतनी सफलता के साथ जमता हुआ नहीं देखा, और उसके बावजूद उसने कभी दूसरे स्थान पर काव्य पाठ नहीं किया। उस मंच से ही उसकी विदाई हो गई। ये भी मुझे बताइए कि हरिवंश राय बच्चन अपनी एक कविता में कहते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपनों से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। जी, कैसे कैसे देखते हैं आप आज? मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आपके मन में नकारात्मक भाव मैंने नहीं देखा। धन के शिखर पर आप भी बैठ सकते थे। आप उस इंदौर से आते हैं जो अभी भी धन कुबेरों का शहर है, लेकिन मानवीय संवेदना का भी शहर है, संस्कृति का भी शहर है, लेकिन धन के प्रति आपकी आसक्ति कभी नहीं रही। नहीं तो जीवन के 8 दशक में आप चाहते तो पता नहीं क्या से क्या कर जाते। लेकिन कभी पीछे लौटते हैं तो कुछ अफसोस के क्षण आते हैं कि यहाँ मौका था, सांसदी भी पकड़ सकता था, विधायकी को पकड़ के मंत्री पद पहुंच सकता था और आगे जा सकता था। कोई पीड़ा, कोई अफसोस है मन में? मैंने कभी पार्टी से कुछ मांगा नहीं और हाथ नहीं फैलाया। पार्टी ने ही मुझे जो कुछ कहा उसका पालन किया। एक सक्रिय कार्यकर्ता की तरह, निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह। आपकी ये जो छलछलाती हुई वाणी है, ये किसी काव्य रस से कम नहीं है सदक जी। आप जिस तरीके की भाषा में हमसे संप्रेषित हो रहे हैं, निस्संदेह वो भाषा भी काव्यगत भाषा ही है। ये आज ये दूरदर्शन के फलक पर बहुत कम देखने को मिलती है ये भाषा जो आज मैं सुन रहा हूँ आपके श्रीमुख से। और आपके द्वारा ये छलछलाती हुई वाणी जो है, प्रणाम कर रहा हूँ आपको।
नहीं, छलछलाती हुई वाणी इस बात का परिचायक है कि आपका अंतर्मन जो है साहित्य से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, उसकी प्रकृति और उसकी जी, जी। प्रवृत्ति दोनों को समझने की योग्यता है आपके पास में। इसीलिए ये आपका चर्चा स्नेह है। सार्थकता का स्वरूप ले रही है। और आपने जिस कविता जी, के बारे में कहा है वो जीवन का यथार्थ है। जी, जी, पैसा जो है जी। एक ऐसी चीज है जो आदमी को जन्म से मृत्यु तक लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी, और पैसे की ये स्थिति है कि आदमी बिना पैसे के अपने आप को व्यवहार जगत में स्थापित नहीं कर सकता। जी, 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 जी। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की तपस्या से, आपके निष्काम व्यवहार से, आपकी अपेक्षा रहित राजनीति की वजह से मैं कहूँगा, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि आज जिस शिखर पर है, उसके पीछे अनेक सत्यनारायण सत्तन हैं, जो नाम भी हैं और अनाम भी हैं। जो कई नींव के पत्थर बने, उन्होंने कगूरा बनने का, शिखर बनने का मोह त्याग दिया। फिर भी आप आज इस पार्टी से क्या कहेंगे और क्या बेहतर करें? मैं नहीं कहता कि बीजेपी में कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन हमको अपने को बेहतर करने की ज़रूरत हमेशा होती है। क्या कुछ और बेहतर किया जाना चाहिए? संवाद अच्छा करें, जो कार्यकर्ता घर पर बैठे हैं मन मसोम के, उनको आगे लाएं। किस तरह की क्या आपकी सोच और दृष्टि है? सत्या प्राप्ति के लिए हमारे में आकर के समाहित होने वाली जल धारा को मुख्य धारा मान लेना सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। जी, 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 रास्ते में जी, अपने गति से प्रवहमान होने वाली जो सरिता है, धारा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, एकला चालो रे है। हम जब जी, भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में आए तब जनता पार्टी से टूट करके आए थे, और जनता पार्टी में जब गए थे तो अपने जनसंघ को तोड़ करके गए थे। तो तोड़ करके जी। जाना और टूट करके आना अपने आप में एक वाह, वाह, वाह! स्वाभिमान की जरूरत को पैदा करता है। और उस स्वाभिमान की वाह! जरूरत को जो पैदा करता है उसने हमें एक नैष्ठिक रूप से अकेला चालों की परिभाषा में चलने का उद्देश्य दिया। और अटल जी के जी, नेतृत्व में हमने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया 1980 से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। जब सरकार बनी जी, तब मैं अध्यापक था और मुझसे अटल जी ने कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है और नौकरी छोड़ना है, जी, संघ के सिपाही हो और इस मुश्किल में जी, पार्टी का साथ देना पड़ेगा आपको। मैंने महाराज आपका आदेश ही सर्वोपरि है, नौकरी छोड़ दी, चुनाव लड़ लिया। जी, चुनाव लड़ लिया, हार गया। दूसरे बार जब मैं हारा था तो हारने के बाद 1 महीने बाद वो विधायक महोदय थे एक दुर्घटना में शांत हो गए। जी, उसके बाद फिर जी, चुनाव हुआ, मैं जीता, उपचुनाव में जीत करके आया। जिनसे मैं जीता वो पंडित कृपाशंकर शुक्ला आज भी मेरे अभिन्न मित्र हैं, उसके पहले भी अभिन्न मित्र थे मेरे। उनके बीच में कभी भी कोई कटुता का वातावरण नहीं मिला। आज चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक स्तर पर, चाहे ब्राह्मणों का बंद हो, लेकिन हम सब एक साथ एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। हमारे ना तो चुनाव में कटुता आई ना व्यवहार में कटुता आई। मनुष्य 4 साल 11 महीने अपने समाज में रहता है, 5 साल में 1 महीना ऐसा आता है जो राजनीति का निर्णय करने के लिए निश्चित किया जाता है। उस राजनीति के 1 महीने में हम जन्म भर के व्यवहार बिगाड़ लें, ये कहीं से कहीं उचित नहीं मानता मैं। बहुत अच्छी बात आपने कही और समझा भी दिया उस पीढ़ी को, जो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, समाजवादी पार्टी में भी है। देश के तमाम राजनीतिक दलों को एक बहुत साफ संदेश है, एक वरिष्ठ राजनेता का, एक वरिष्ठ चिंतक, विचारक और अद्भुत कवि का, कि आप कटुता का सौदा मत करिए, कटुता की फसल मत काटिए। आप स्नेह का कारोबार या व्यापार शब्द उचित नहीं है, लेकिन स्नेह की फसल को ही बोइए, तो काटेंगे भी आप प्यार की ही फसल। और इसी रास्ते पर आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते चलिए। रहीम ने कहा ही ना सत्यनारायण भगवान ये, सत्य। जी, रहीम साहब ने कहा ही है कि रहीमन धागा जी, प्रेम का तोरऊ मत वाह! चटकाए, टूटे चटिकाए पे पुनी ना जुरे और जुरे जुड़े पे नहीं। गांठ पड़ जाए। हम गांठ नहीं जी, डालना जी, चाहते, अब हम बिल्कुल ठीक। संशोधन चाहते। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आज आप जिस इंदौर को देखते हैं उससे आप क्या कहेंगे? इस इंदौर की युवा पीढ़ी से क्या कहेंगे? क्योंकि कई बार जब हम भी देखते हैं कि नशे का शिकार हो रही युवा पीढ़ी, बढ़ रहे अपराध,
सड़कों पर रात में युवाओं का हुजूम हुल्लड़ मचाता हुआ। फिर कई बार ये भी कहा जाता है कि इंदौर की संवेदना संकट में है। ऐसे इंदौर से आप क्या कहेंगे? उस इंदौरियत के लिए अभी आपने साहित्य समागम का एक बड़ा सुंदर सुझाव दिया, जो अमली जामा भी पहन रहा है। किस तरह से जी आप वो इस बहुत इंदौर के उसी रूप को, क्योंकि दुनिया के जो बड़े ऐतिहासिक और साहित्यिक सांस्कृतिक शहर हैं, वहाँ सरकारों के प्रश्रय में ही उसके मूल स्वरूप को सुरक्षित रखा गया है। अलग अलग विचारधाराएं रही हैं, लेकिन उन विचारधाराओं से परहेज नहीं किया गया, सब कुछ सहेज कर संभाला गया है। जहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहाँ पर हारा हो, कालिदास आहा। को जो मालव प्राणों से ज्यादा प्यारा हो, महाकाल जी महाराजा जिस मालव की करते निगरानी, जहाँ जी। नारियां तक हंस हंस कर देती हैं कुर्बानी, भोज विक्रमादित्य जिन्हें इतिहास झुकाता है मस्तक, यहाँ दुश्मनों ने इनके कारण ही कभी न दी दस्तक, जिसके वाह। शाख पात कण कण तृण तृण में प्राण समाये हों, जिस मालव ने सदा प्रेम के गीतों को दोहराए हों, जिस मालव ने हरदम ही शरणागत का सत्कार किया, जिस मालव ने धोखे से भी दुश्मन पर ना वार किया, उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है, जहां नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है। उस मालव से हे परमेश्वर मत मुझ कवि को बिछड़ाना, उस मालव से हे परमेश्वर मत मुझ कवि को बिछड़ाना, अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उपजाना, ताकि मुझको पुनः मेरे शाकुंतल का उपहार मिले, भीगी रातों में सजनी का भीगा भीगा प्यार मिले। सत्तन का तन मन मालो, मात पिता गुरुजन मालो, भारत माँ का मन मालो। वाह गुरुजी, वाह वाह वाह, प्रणाम करता हूँ आपको। आज के इंदौर की बात करते हैं, आज के इंदौर की बात करते हैं द्विवेदी जी, तो ये समझ ले कि यहाँ नेताओं की टोपियों का नीलाम होता है। ये एक पक्ष अभी रखा, ये दूसरा पक्ष और बताता हूँ कि यहाँ नेताओं की टोपियों का नीलाम होता है, यहाँ आश्वासनों का धड़ल्ले से काम होता है, यहाँ पर हर बड़ा सरनाम नर बदनाम होता है, और यहाँ जो जम गया उसका तुरंत ही नाम होता है। यही इंदौर का दिल है, ये फितरत का अखाड़ा है, ये फितरत का अखाड़ा है, ये जनता चौक है प्यारे, यहाँ पे राजवाड़ा है, ये जनता चौक है प्यारे। वाह 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 सत्यन जी, वाह। रुपए वाली कविता अगर नहीं होगी तो ये सारी चर्चा, क्योंकि मैं उसी को संजो कर, जिसको मैंने आपके मुंह से इतने तेजस्वी ओजस्वी स्वरूप में सुना है, मैं वो कविता जरूर सुनना चाहूँगा, और उसी रूप स्वरूप में सुनना चाहूँगा जिसमें आप मंच पर सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और हम सब ठगे से आपको देखते हैं कि रुपए धन की ऐसी अद्भुत व्याख्या। जी। इंसान खरीद रहा रुपया, ईमान खरीद रहा रुपया, मंदिर में खड़ा पुजारी से भगवान खरीद रहा रुपया। रुपए की तो महत्ता ही वो अलग ही किस्म की है। तेरे में मेरे में सांझ में सवेरे में उजेरे अंधेरे में, तेरे में मेरे में सांझ में सवेरे में उजेरे अंधेरे में उसी का अंदेशा है। दिल जाने कैसा है, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। हाथ में जैसे अलसाए हुए बाह में समाये हुए प्रेमियों के बीच घुस गया ऐसा वैसा है, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा। उसकी प्राप्ति क्या है कि हाथ में फकीरों के, हाथ में फकीरों के, साथ में अमीरों के, भाग्य की लकीरों के साथ साथ चलता है। हिंसा से, गोली से, मधुर मधुर बोली से, ठुमका ठिठोली से बहुत माल मिलता है। ऐसा हो वैसा हो फिर चाहे जैसा हो, आता है आने दे, आता है आने दे, लक्ष्मी का संदेशा है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। हाथ में अमीरों प्रार्थना अजानों में या शराब खानों में दे, प्रार्थना अजानों में या शराब खानों में, तस्करी ठिकानों में एक रूप रमता। प्रार्थना अजानों में या शराब खानों में, तस्करी ठिकानों में एक रूप रमता। झोपड़ी बिलकती है, महफिलें की लगती हैं, प्रार्थना अटकती, माहौल तभी थमता
ऐसा हो वैसा है, इसका हो उसका हो, फिर चाहे जिसका हो, भारत या स्विस का हो, परम प्रभु जैसा है। ऐसा हो वैसा जी हो, फिर चाहे जैसा हो, भारत या स्विस का हो, फिर परम प्रभु जैसा है, युग जाने कैसा है। पैसा ही पैसा है। अब आ गया तो क्या जी करे इस पैसे का कि जी इनकम वालों को दो, जी विक्रय वालों को दो, अरे गहरे जी नत्थु खेरे सालों को दो, चाहे अर्जी से दो या ना मर्जी से दो, दो खुद गर्जी से दो, देना ही देना है, जाता है जाने दे, आता है आने दे, इसको भी खाने दे उसको भी खाने दे, इस जन्म जले का वाह है, वाह आता वाह है आने वाह दे, जाता है जाने दे, इसको भी खाने दे उसको भी खाने दे, इस जन्म जले का नसीब बड़ा वैसा है, युग जाने आ कैसा हा है, हा पैसा ओ ही हो पैसा है, हो वैसा ही आ पैसा हा है, हा पैसा ही। जी आग और पानी में छा जाता पैसा, हाथ में दुनाली है। ये राजनीतिक विश्लेषण है, ये एक परिवार विशेष पर कही गई पंक्तियां हैं जो मैं नाम जी लूंगा हाँ नहीं है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि नहीं जी आग और जी पानी में, मूर्ख और ज्ञानी में, दिरानी जिठानी में छा जाता पैसा, दिरानी जिठानी में छा जाता पैसा, आग और पानी में, मूर्ख और ज्ञानी में, दिरानी जिठानी में छा जाता पैसा, हाथ में दुनाली है, ओठों में गाली है, कब्जे में ताली है, ये स्वरूप कैसा है, ओ युग हो जाने कैसा है, वाह 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 जी पैसा ही जी जी पैसा जी है, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा। प्रणाम 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 जय प्रणाम हो द्विवेदी नमन जी, प्रणाम। जी नमन आज का नमन आपका नमन के सत्संग हुआ। बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। आपकी ये यात्रा अहर्निश इसी रूप स्वरूप में जारी रहे, क्योंकि आप हमारी नहीं इस मानवता की एक धरोहर हैं, और हमारे मुकुट शिरोमणि मालवा की तो एक ऐसी अमूल्य थाती हैं जिसको हम सहेज कर हमेशा हमेशा रखना चाहेंगे। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरी पीढ़ी जो है, मेरे जो पीढ़ी के युवा साथी हैं, मेरा पुत्र है, वो भी इस अद्भुत कवि को सुनेगा। बहुत बड़ा प्रशंसक है आपका, बहुत याद करता है आपकी भाव भंगिमाओं की। तो आप अमर हैं सत्यनारायण जी, आप हम सबके मन में हैं, और यही आपकी अरबों रुपए से अमूल्य पूंजी है, पैसे से तो इसकी तुलना ही नहीं है। प्रणाम करता हूँ, बहुत आनंद आया, आपसे भेंट होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एक अप्रतिम कवि, एक अप्रतिम विचारक, साहित्यकार, और उसके साथ एक ऐसे राजनेता जिन्होंने मूल्यों के ध्वज को लेकर चलना पसंद किया, जिन्होंने धन, चमक दमक और उस रास्ते की तरफ बहुत लुभाया भी होगा उनको, लेकिन वो वहाँ अटके नहीं, भटके नहीं, वो सतत चलते रहे। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।